नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। सुबह होटल आइबिस के रूम की विंडो से गार्डन एरिया बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गार्डन में वुडन बेंचेस हैं और कुछ टेबल भी हैं जहां आप काम भी कर सकते हैं या सिर्फ मौसम का मजा ले सकते हैं। हमने अपना लगेज पैक कर लिया है और अब नाश्ते के लिए होटल के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। हम अभी पहुंचे हैं आइबिस होटल के रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट की एंट्री क्लीन और मॉडर्न है। देख लो किधर की तरफ है, ये वाली इधर लेफ्ट साइड में, इसमें पास रखा है, विंडो साइड पे पास रख दिया था। आपको यहाँ फ्रेश ब्रेड, क्रॉसॉम, बटर, जैम, बॉइल्ड एग्स, बेकन और सॉसेज भी हैं, स्क्रैम्बल्ड एग्स और ऑमलेट, साथ ही चीज़ और मीट स्लाइस का भी अच्छा ऑप्शन है। हेल्दी खाने वालों के लिए फ्रूट्स, योगर्ट, म्यूसली और जूस भी उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की। ब्रेड और क्रॉसॉम एकदम फ्रेश और क्रिस्पी थे। नाश्ते के बाद हमने अपना सामान बस में रखवाया और कुछ यादगार लम्हे फोटो लेने में हम सभी बिजी हो गए। लगे इसके जो पेटल्स जो होते हैं जिस वैक्स कोटिंग जैसे बस में बैठते ही हमारे टूर मैनेजर सचिन ने आज के प्लान के बारे में बताना शुरू किया। आज के प्लान में हम एम्स्टर्डम से बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स जाएंगे, जो कि 218 किलोमीटर है। ब्रसेल्स से लुक्समबर्ग कैपिटल के सिटी सेंटर फ्री ट्राम राइड करते हुए हम होटल शहर में नाइट स्टे करेंगे, जो कि 232 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम आज लगभग 450 किलोमीटर का सफर करेंगे, लगभग 5 घंटे का बस सफर और 2 देश 2 शहर आज के प्लान में। तो दोस्तों चलिए आज की यात्रा का श्री गणेश करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है एटमियम डैश ब्रसेल्स का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क। ये विशालकाय संरचना एक आयरन क्रिस्टल का 165 बिलियन गुना बड़ा मॉडल है और 1958 में बनाया गया था। इसका डिजाइन एंडर वोतरकीन नाम के इंजीनियर ने किया था। इसमें कुल 9 गोलाकार स्पेयर हैं, जो स्टील से बने हुए हैं और आपस में ट्यूब्स के जरिए जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ स्पेयर पब्लिक के लिए खुले हैं, जिसमें आपको म्यूजियम, एग्जीबिशन हॉल्स और सबसे ऊपर की बॉल में एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा। ये यहाँ के एग्जीबिशन हॉल्स है। यहाँ समय समय पर प्रदर्शनियां लगती रहती है। पूरे यूरोप में ट्रैफिक रूल्स बहुत ही कड़े हैं। यहाँ ट्रैफिक वायलेशन के फाइन्स बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग लाइसेंस कैंसिल होने से बहुत डरते हैं, इसीलिए कार बहुत ही सावधानी से चलाते हैं, क्योंकि सारे चालान ऑटोमेटिक कैमरा से काटे जाते हैं और ऑनलाइन कार के मालिक के लाइसेंस पर लग जाते हैं। इसीलिए इंडिया में रूल्स के नाम पर बहुत आज़ादी तथा करप्शन है। अगर इंडिया में रूल्स का सख्त पालन हो तो एक्सीडेंट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। अब दोपहर के 12 बज चुके हैं। हमारे टूर मैनेजर ने पहले खाने का अरेंजमेंट कर रखा है। इसके बाद हम ब्रसेल्स के सिटी सेंटर में यूनेस्को हेरिटेज स्ट्रक्चर देखने जाएंगे। खाने के लिए हमें वे टू इंडिया नाम के रेस्टोरेंट में ले जाया गया।
खाने में सलाद, दही, चावल, दाल मखनी, दम आलू और मिक्स वेज था। एक मिनट। एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हम सभी ने खाना खाया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद हम लोग ब्रसेल्स सिटी सेंटर के लिए निकल पड़े। और जहाँ पे जिसको वो लाइट लगाने वाले थे, बत्ती करने वाले थे, तो वो जो प्लान था, वो छोटे एक बच्चे ने सुन लिया, और उस बच्चे ने जहाँ पे वो लाइट लगाई थी उसको। दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे यूरोप के दिल में बसे एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की सैर पर, जो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि यूनेस्को द्वारा 1998 में घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके पीछे कारण है इसकी अद्वितीय वास्तुकला, सांस्कृतिक महत्व और ऐतिहासिक गहराई। ये जगह आज भी यूरोप की सबसे खूबसूरत सिटी स्क्वेयर्स में गिनी जाती है। हम बात कर रहे हैं ब्रसेल्स के भव्य और ऐतिहासिक ग्रैंड प्लेस की। ब्रसेल्स, बेल्जियम की राजधानी, हमेशा से अपने कला, संस्कृति और चॉकलेट के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके दिल में बसा ग्रैंड प्लेस एक ऐसी जगह है जो समय को थामे हुए है। जब आप इस विशाल चौराहे में कदम रखते हैं, तो लगता है जैसे इतिहास खुद सामने आ खड़ा हुआ हो। चारों ओर ऊंची, भव्य इमारतें, जो सोने से जड़ी मूर्तियों और अलंकृत खिड़कियों से सजी हैं, आपको 17वीं शताब्दी की उस दुनिया में ले जाती हैं, जहां शिल्प, वास्तुकला और सत्ता का अनूठा संगम दिखाई देता है। ग्रैंड प्लेस का इतिहास 11वीं सदी से शुरू होता है। यह जगह तब एक ओपन मार्केट थी जहां व्यापारी अपना सामान बेचते थे। धीरे धीरे ये स्क्वायर ब्रसेल्स की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इन इमारतों पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये 17वीं सदी के फ्लेमिश बारोक स्टाइल में बनी हैं। सुनहरी सजावट, मूर्तियां और ऊपर की ओर उठती आकृतियां। हर बिल्डिंग के ऊपर उसका प्रतीक चिन्ह बना है, जैसे घोड़े, जहाज या क्राउन। आज की तारीख में ग्रैंड प्लेस सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है।
अब हम पहुंच गए हैं ग्रैंड प्लेस के सबसे दिलचस्प कोने में, जहां है एक खास स्टैच्यू, एवरर्ड तीसेरक्लीज की मूर्ति। ये मूर्ति गली के किनारे दीवार से जुड़ी हुई है और ये व्यक्ति 14वीं सदी के ब्रसेल्स के हीरो थे। कहते हैं कि अगर आप इस मूर्ति को हाथ लगाते हैं, खासकर इसके हाथ या पैर को, तो आपकी विश पूरी होती है। इसीलिए लोगों के लगातार छूने से इसका कुछ हिस्सा चमकदार हो गया है। अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जो शायद दुनिया की सबसे छोटी लेकिन सबसे मशहूर मूर्तियों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैनकन पिस की। एक नन्हा सा लड़का जो पेशाब कर रहा है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये मूर्ति ब्रुसेल्स की पहचान बन चुकी है। यह कांसे की मूर्ति सन 1619 में बनाई गई थी, यानी ये लगभग 400 साल पुरानी है। ये मूर्ति सिर्फ 61 सेंटीमीटर की है, लेकिन इसकी लोकप्रियता किसी विशाल स्मारक से कम नहीं। इसे बनाने वाले कलाकार का नाम था हिरनिमस दुकवस्नोय द एल्डर। कहा जाता है कि ब्रुसेल्स पर जब दुश्मनों ने हमला किया था, तब एक छोटे से बच्चे ने दीवार पर चढ़कर पेशाब करना शुरू कर दिया, और तभी दुश्मन की बारूद भीग गई जिससे शहर बच गया। यहाँ आसपास आपको इस छोटे लड़के की कई रूपों में झलक मिलेगी, चॉकलेट में, मैग्नेट में, टी शर्ट्स में, और भी बहुत कुछ। एक तरह से यह ब्रुसेल्स का अनऑफिशियल मैस्कट बन चुका है। अब एक और मज़ेदार बात, मैनकन पिस के पास 1000 से ज़्यादा पोशाकें हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये मूर्ति समय समय पर नए कपड़े पहनती है। कभी सांता क्लॉज की ड्रेस, कभी समुराई, कभी डॉक्टर, और कभी कभी तो भारतीय पारंपरिक कपड़ों में भी दिखती है। अगर आप इसकी सभी ड्रेस देखना चाहते हैं, तो पास में ही एक म्यूजियम है। अब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो मीठा भी है। जी हाँ, बेल्जियम की मशहूर चॉकलेट। क्या आप जानते हैं कि बेल्जियम को चॉकलेट की राजधानी भी कहा जाता है? अगर आप ब्रसेल्स आएं, तो ग्रैंड प्लेस के पास की गलियों में घूमें। हर गली में एक से बढ़कर एक चॉकलेट बुटीक है। कुछ में आप खुद अपनी चॉकलेट बना सकते हैं, कुछ जगहों पर आपको चॉकलेट फाउंटेन मिलेगा। बेल्जियम में 2000 से ज़्यादा चॉकलेट शॉप्स हैं, और यहाँ का हर चॉकलेट मेकर एक आर्टिस्ट की तरह काम करता है। बेल्जियम में थोन नुहोस नाम बहुत मशहूर है। उन्होंने ब्रसेल्स में एक फार्मेसी 1857 में खोली, जहां वो कोकोटेट दवाइयां बेचा करते थे, लेकिन उनके पोते ने 1912 में पहला प्रालिन बनाया, मतलब चॉकलेट के अंदर फिलिंग, और तभी से बेल्जियन चॉकलेट ने पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। कुछ मशहूर ब्रांड्स इस प्रकार है: 1 नुहोस, जहां से सब शुरू हुआ। 2 गादिवन, लग्जरी चॉकलेट का नाम है। 3 लियनिदस, जो सस्ती भी है और स्वादिष्ट भी। 4 पियर मार्कलिनी, जो हाथों से बनाई गई चॉकलेट कलाकृतियां है। 5 CTEDOR, बेल्जियम का सबसे पुराना और बड़ा ब्रांड। Almond caramel, almond tiramisu and nougaty. I like almond caramel. Everything is by weight. You can mix anything you want. Thank you. Where's the sample? And this is? Yeah, that's all. डार्क चॉकलेट, इसमें कम चीनी होती है लेकिन कोको का स्वाद ज़्यादा होता है। मिल्क चॉकलेट, जो बच्चों और मिठास पसंद करने वालों के लिए बेस्ट है। वाइट चॉकलेट, जो असल में चॉकलेट नहीं होती क्योंकि इसमें कोको सॉलिड्स नहीं होते, लेकिन कोको बटर की वजह से स्वाद बेहतरीन होता है। मेरा खुद का अनुभव बेहद शानदार रहा। मुझे पियर मार्कलिनी की चॉकलेट कैरमल सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप बेल्जियम आएँ, तो मेरी सलाह है कि हर जगह का थोड़ा थोड़ा टेस्ट करें, और कोशिश करें कि एक चॉकलेट वर्कशॉप में ज़रूर जाएं। Hello. How
How much is it? 4. सबसे पहले बात करते हैं टाउन हॉल की, जिसे हेल्दीविल कहा जाता है। यह 15वीं सदी की एक अद्भुत गोथिक शैली की इमारत है, जिसकी नुकीली छत और ऊंचा घंटाघर इसकी विशेषता है। इसकी ऊंचाई लगभग 96 मीटर है और इसका शिखर एक प्रतीकात्मक मूर्ति से सजा है जिसे आर्कएंजल माइकल कहा जाता है, जो ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है। जब आप इसकी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तो पूरे ग्रैंड प्लेस का नज़ारा इतना मनोरम होता है कि आंखें कुछ देर के लिए समय को भूल जाती हैं। यहाँ चारों ओर जो खूबसूरत इमारतें हैं, उन्हें गिल्ड हाउसेज कहते हैं। ये व्यापारिक गिल्ड्स के मुख्यालय थे। हर गिल्ड की अपनी एक बिल्डिंग थी, जैसे बेकर्स की, बियर ब्रूअर्स की, आर्टिस्ट्स की, वगैरह। यहाँ हर 2 साल में फ्लावर कारपेट फेस्टिवल होता है, जब पूरी स्क्वायर रंग बिरंगे फूलों से ढंक दी जाती है। इसके अलावा यहाँ लाइट शोज, म्यूजिक फेस्टिवल और क्रिसमस मार्केट भी होता है। ब्रसेल्स ग्रैंड प्लेस देखने के बाद हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स, अगोरा शॉपिंग मॉल एंड पेड वॉशरूम सर्विसेज में आ गए, जिसमें हमारे टूर मैनेजर ने 2.5 घंटे बाद मिलने को कहा था। कुछ देर विंडो शॉपिंग करते हुए हमें अपने टूर के साथी मिले। सभी लोग फ्रेश हुए, ब्रसेल्स की फेमस आइसक्रीम का स्वाद लेने और कुछ फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लुक्समबर्ग के लिए निकल पड़े। लगभग 5 बजे हम लुक्समबर्ग पहुंच गए और वॉक करते हुए अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने यहाँ की सुंदर बिल्डिंग्स के साथ फोटो लिए। हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। अब हम बात करेंगे लुक्समबर्ग की सबसे अनोखी और कमाल की चीज़ के बारे में, यहाँ की ट्राम सेवा, जो पूरी तरह से मुफ्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्राम्स बिल्कुल मुफ्त हैं। लक्समबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने साल 2020 में पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया।
मतलब न कोई टिकट, न कोई कार्ड, बस आइए और बैठ जाइए। चाहे आप लोकल हो या टूरिस्ट, सभी के लिए यात्रा मुफ्त है। देखिए दोस्तों, ये है लक्ज़मबर्ग की ट्राम, बिल्कुल नई, साफ सुथरी और मॉडर्न। यहाँ न कोई कंडक्टर है, न टिकट मशीन, बस आप आराम से ट्राम में चढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। लक्ज़मबर्ग सरकार का ये कदम पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद शानदार है। लोग कारों की जगह ट्राम और बसों का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, जिससे प्रदूषण कम हुआ है और ट्रैफिक भी बहुत हद तक घट गया है। यह देखिए, ट्राम से चलते हुए पूरा शहर कितना सुंदर लग रहा है। हरे भरे पार्क, पुराने किले और मॉडर्न इमारतें, सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। अब हमारा लक्ज़मबर्ग का दूसरा डेस्टिनेशन, यहाँ की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक जगह एडोल्फ ब्रिज पर वॉक करके बस तक जाना है। एडोल्फ ब्रिज को फ्रेंच में पो अडोल्फ कहा जाता है। इस पुल का नाम ग्रैंड ड्यूक एडोल्फ के नाम पर रखा गया था, जो 1890 में लक्सेमबर्ग के पहले शासक बने थे। इस ब्रिज का निर्माण 1900 से 1903 के बीच हुआ था और उस समय यह दुनिया का सबसे लंबा पत्थर से बना आर्च ब्रिज था। सोचिए जरा, उस जमाने में जब मशीनें भी सीमित थीं, इंजीनियरों ने कैसे इतनी शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। यह पुल पीतरुश वैली को पार करता है और लक्सेमबर्ग शहर के दो महत्वपूर्ण हिस्सों विल्होते और गारे को आपस में जोड़ता है। पुल की कुल लंबाई लगभग 153 मीटर है और इसकी मेन आर्च लगभग 85 मीटर लंबी है। जब आप इस ब्रिज पर खड़े होते हैं तो नीचे घाटी और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हाल ही में इस ब्रिज को मरम्मत और पुनर्निर्माण करके एक आधुनिक स्पर्श दिया गया है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक सुंदरता को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यहाँ से लक्सेमबर्ग सिटी का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, पुराने यूरोपीय स्टाइल की इमारतें और घाटियों के बीच बसा यह शहर मानो किसी पोस्टकार्ड का दृश्य हो। एडोल्फ ब्रिज केवल एक पुल नहीं है, यह लक्सेमबर्ग की राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। यह पुल लक्सेमबर्ग की करेंसी के पुराने नोटों और टिकटों पर भी छप चुका है। यह इंजीनियरिंग की वो मिसाल है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। The entry is from the सामने जो शानदार इमारत आप देख रहे हैं, वह बनी है 20वीं सदी की शुरुआत में। इसका वास्तुशिल्प इतना भव्य है कि हर कोना एक तस्वीर के लायक लगता है। ऊपर जो नीली छत और मीनारें दिख रही हैं, ये हैं ड्यूक्स आर्ट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण।
हर एक खिड़की, हर एक दरवाजा जैसे कुछ कह रहा हो। इन इमारतों को देखकर ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। प्लास द मेट्स सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, बल्कि ये लक्समबर्ग के आधुनिक जीवन का भी प्रतीक है। यहाँ पास ही स्थित है एवेन्यू दी लोलेबर्ग, जो सीधे लक्समबर्ग के पुराने केंद्र से जोड़ती है, और यहीं पर स्थित है बैंकिंग जोन, जो लक्समबर्ग को यूरोप की आर्थिक शक्ति बनाता है। हर मोड़ पर, हर रास्ते पर कुछ नया है। प्लास द मेट्स पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास और वर्तमान दोनों में एक साथ चल रहे हों। इसी के साथ हम बस के पास पहुंच गए। आज के 2 देश, 2 शहर पूरे हो गए हैं। अब समय है रेस्टोरेंट में खाना खाने का और होटल आइबिस में जाकर आराम करने का, जो कि 30 मिनट की दूरी पर है। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह मिलते हैं। एक और दिन, एक और सुबह, एक और जगह, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।